नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हमने बात की थी सेल की हमने स्टार्टिंग कल कर ली थी। सेल के बारे में हमने जो जो इंट्रोडक्शन पढ़ा जनरल सब हम एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं। कल क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा सेल्स क्या होती है कि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है अपने बॉडी की। ठीक है, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटन वॉन लीवन हुक ने। फिर हमने कहा कि सेल क्या आती है कि सेल के हमने एक पढ़ा था कंपोनेंट इसके कि सेल के 3 कंपोनेंट हो गए। सबसे पहले होंगे सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकंड हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म और थर्ड हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस। ये 3 एक बेसिक सी स्ट्रक्चर होती है किसी भी सेल की। साइटो जो सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हमने क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो किसकी बनी हुई होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ ए बाइलेयर। किसकी बाइलेयर? लिपिड की बाइलेयर की बनी होती है। सर किसकी बनी रहेगी? लिपिड की बाइलेयर की बनी रहेगी। इसमें जो लिपिड होगा वो 3 टाइप का होगा लिपिड। पहला होगा फोस्फोलिपिड, सेकंड होगा कोलेस्ट्रॉल और थर्ड क्या होगा? और थर्ड कौन सा लिपिड होगा भाई? ग्लाइकोलिपिड। फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड 3 प्रकार के लिपिड से कौन बनी हुई रहती है? शेयर्स बनी हुई रहती है। सबसे अगर ज़्यादा पूछा जाए किसका भाग ज़्यादा रहता है तो फोस्फोलिपिड का 75% भाग रहता है इसको बनाने के अंदर। सेकेंड जाए तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मेनली डिवाइड इंटू 2 टाइप। फर्स्ट वन साइटोसोल और सेकंड वन होता है ऑर्गेनेलास। साइटोसोल्स क्या होता है कि जो वाटरी पोर्शन होता है, जो फ्लूइड पोर्शन होता है, जो कि फ्लूइड कितना होता है? अराउंड 75 से 90% फ्लूइड रहता है। साथ साथ में इसमें कुछ प्रोटीन्स और कुछ और भी कोई चीज़ें प्रेजेंट रह सकती है, हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल। और सेकंड हमने पढ़ा ऑर्गेनेलास। ऑर्गेनेलास क्या था? स्ट्रक्चरल था, कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट था जो कुछ क्या कर रहे थे? फंक्शंस करते थे, यानी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स थी जो क्या कुछ करती थी? फंक्शंस करती थी। उसके बाद में हमने एक चीज़ पढ़ी थी तो वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या था सर? लिपिड की बाई लेयर के अंदर कुछ प्रोटीन के सब्सटेंस फंसे हुए रहते हैं, उसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फिर हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी ग्लाइकोकैलिक्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लाइकोकैलिक्स? की ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब सर, ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब सर हम ये समझते हैं कि किसी भी को सेल के अंदर जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट का एक्यूमुलेशन होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोकैलिक्स। यानी कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट रिच एरिया को हम कहते थे ग्लाइकोकैलिक्स। फिर हमने पढ़ा था सेल जंक्शन। क्या पढ़ा था? सेल जंक्शन। सेल जंक्शन के अंदर हमने 3 टाइप के जंक्शन पढ़े थे। पहला पढ़ा था टाइट जंक्शन, दूसरा पढ़ा था डेस्मोसोम जंक्शन और तीसरा क्या पढ़ा था? डेस्मोसोम। और तीसरा हमने पढ़ा था गैप जंक्शन। तो हमने टाइट जंक्शन के अंदर हम ये देखा था कि सर 2 सेल्स के बीच में जो 2 सेल्स में होती है उनके बीच में जो पदार्थ है वो बिल्कुल ही क्या नहीं कर पाएंगे? इधर से इधर नहीं जा पाएंगे, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। वो किसमें होगा? टाइट जंक्शन में। टाइट जंक्शन में क्या होता है? किसी भी पदार्थों का सब्सटेंस का आदान प्रदान एक सेल से दूसरी सेल के बीच में नहीं होता है। दूसरा होता है डेस्मोसोम जंक्शन। डेस्मोसोम जंक्शन क्या होता है कि सर पदार्थ का जो एक्सचेंज है वो इधर से इधर तो हो जाता है, परंतु ये जो जंक्शन होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट देने के अंदर काम आता है। तो ये मेनली वर्क किस में करता है? मैकेनिकल सपोर्ट और मैकेनिकल इंजरी के अंदर। सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा मैकेनिकल सपोर्ट कहाँ की जरूरत होती है? हार्ट के अंदर जरूरत होती है, लिवर के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, स्किन के अंदर। तो इन तीनों जगहों पे पाया जाता है डेस्मोसोम जंक्शन। अगला है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या होता है कि सर इन दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूल है उनका आदान प्रदान आराम से हो जाता है, जिसे हम कहते हैं गैप जंक्शन। उसके बाद में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखी है सारी चीज़ें। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने 2 प्रकार की पढ़ा। सर ट्रांसपोर्टेशन 2 प्रकार के हो सकता है, पैसिवली तरीके से और एक्टिवली तरीके से। अगर पैसिवली तरीके से होगा तो वो होगा डिफ्यूजन के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। एक्टिव प्रोसेस में 2 होगा सर, एक्टिव में प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव। ठीक है, हमने पढ़ा था डिफ्यूजन क्या होता है कि डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है सर? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक सोल्यूट का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी किसी भी एनर्जी के जरिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हमने क्या बोला था? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक अपना जो सारी की सारी चीज़ें रही थी विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर जो फैसिलिटेटेड है ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसके अंदर था आपकी वो क्या नाम भूल गया उसका वर्ड में, प्रोटीन क्या था बेटा? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा जो है वो चीज़ों का आदान प्रदान होता है, या फिर हम उसे कहते हैं कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा अगर चीज़ों का आदान प्रदान किस में होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में हमने बात की थी साइटोप्लाज्म की। वो बता दिया मैंने साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या पढ़ा था सर? साइटोप्लाज्म पढ़ा था। साइटोप्लाज्म में क्या पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म किससे बना होता है? साइटोसोल और ऑर्गेनेला से बना हुआ होता है। साइटोसोल्स हमने देख लिया, फ्लूइड पोर्शन होता है 75 to 90% जो फ्लूइड पोर्शन होता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है? कुछ आयंस होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेलास की बात हमने की थी। ऑर्गेनेलास क्या होते हैं? कुछ स्ट्रक्चर्स होती है जो क्या करते हैं? कुछ फंक्शंस करते हैं, वो सेल के लिए जरूरी है। ऑर्गेनेला के अंदर फर्स्ट हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। अरे याद एक भूल गए बच्चों,
रिपीटेड साथ साथ पढ़ते रहोगे ना, डेफिनेटली एक दिन आप मंजिल तक पहुंचोगे। वैसे हमारा माध्यम छोटा हो सकता है, लेकिन हमारा वार बहुत घातक होना चाहिए, ठीक है। माध्यम छोटा हो सकता है, लेकिन वार क्या होना चाहिए बेटा, घातक होना चाहिए। फिर ये विश्वास दिलाता हूँ, देखना आप अगर जो कोई बच्चा कंटिन्यूटी हमारे साथ में चला तो किस प्रकार से हम उसे हर अलग अलग जगह पे, क्योंकि एक होता है साथ लेकर के चलना, एक होता है रास्ता बताना। तो रास्ता बताने में तो आपके रास्ता भटक भी सकते हो, लेकिन जब रास्ता अगर साथ आपको लेके ही चलेंगे तो आप भटकोगे नहीं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन करें। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। सर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, और साथ साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी देता है किसको, सेल को एनर्जी देता है, साथ साथ ही पावर हाउस है। फिर हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा दो स्ट्रक्चर होती है, एक होती है हमने कहा आउटर स्ट्रक्चर, एक होती है इनर स्ट्रक्चर। आउटर स्ट्रक्चर और इनर स्ट्रक्चर यानी आउटर फोल्ड और इनर फोल्ड कुछ इस प्रकार से मिक्स होते हैं कि ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर को हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे। और इन माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। याद आ रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, अपनी साइज को इंक्रीज करते हैं। तो बताओ मुझे, जब अपनी साइज को इंक्रीज करेंगे तो मुझे बताओ कि ये जो प्रोडक्शन करते हैं एनर्जी का प्रोडक्शन किसकी फॉर्म में हो रहा था, एटीपी की फॉर्म में हो रहा था। तो एटीपी की फॉर्म में इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, सर जब क्रिस्टे की साइज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ और विशेषताएं कही जाती है, वो क्या लगती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा एक ऑर्गेनल है जिसका खुद का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का एक राइबोसोम होता है। और यू नो दैट राइबोसोम का वर्क क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, राइबोसोम का वर्क, ठीक है भाई। ज़्यादा हाई लेवल में नहीं पढ़ना है तो ज़्यादा लो भी काम करनी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये होगी जनरल सी इंट्रोडक्शन। सेकंड, और सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होंगे सर, जिसको सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे अपने मसल्स हो गई, एक अपना लीवर हो गया, अपना हार्ट हो गया, इन जगह पे क्या होता है मेनली, और अपनी किडनी हो गई, इन जगह पे मेनली सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड हम बात करें अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दो चीज़ें हमने देखी थी सर, एक तो SCR और एक RER। RER को हमने बोला था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ है यानी चिकनी है, इसका मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है, हाथ फिसलेगा हाथ लगाते, इसका मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। और RER मतलब खुरदरी यानी कुछ ना कुछ चीज़ है, तो क्या चीज़ है वो, राइबोसोम है। तो RER है वो राइबोसोम, और राइबोसोम का वर्क क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यानी कि RER क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और SCR क्या करता है सर, एक तो लिपिड, क्योंकि फेट ही होता है चिकना सा, कहते हैं ना भाई, सबसे चिकना होता है घी, और घी में सबसे ज़्यादा होता है फेट। और दूसरा तो SCR एक तो लिपिड का सिंथेसिस करता है, और दूसरा किसका करता है, स्टीरॉइड का। स्टीरॉइड के अंदर मेनली यू नो और क्या होता है कि एस्ट्रोजन और दूसरा टेस्टोस्टेरोन, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टीरॉइड होते हैं। यानी कि इसने दो का सिंथेसिस किया, लिपिड का किया और स्टीरॉइड का किया। स्टीरॉइड के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। और RER में क्या होता है, राइबोसोम, जो किसका सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं गोल्जी बॉडी की, तीसरी थी गोल्जी बॉडी क्या काम करी थी, पैकेजिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का काम करी थी सर, ये तो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करती है गोल्जी। उसके बाद में हमने पढ़ा था सेंट्रोसोम में हमने देखा था कि न्यूक्लियस के पास में एक और ये दो सेंट्रियोल्स होते हैं, एक तो ये क्वेश्चन बन रहा था कि एक सेंट्रोसोम कितने सेंट्रियोल्स होते हैं, दो सेंट्रियोल्स होते हैं। और ये फिर क्या करते हैं कि जब भी सेल डिवीजन होता है तो ये अलग अलग पोल्स पे चला जाता है, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर से यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा माथाफोड़ी की जरूरत नहीं थी। अगला था राइबोसोम के बारे में कहा जाता है कि ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो राइबोसोम है मेनली किसके ऊपर अटैच रहता है, RER के ऊपर अटैच रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच रहता है। और वहाँ पे क्या करता है, अगर मान लीजिए ये राइबोसोम RER पे अटैच नहीं है तो हम उसे बोलते हैं फ्री राइबोसोम, और जो किसके लिए फिर प्रोटीन बनाएगा, साइटोसोल के लिए प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और RER के बारे में कहा जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी होता है, हमने पढ़ा था, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी देखने को हमें RER मिला गया था, ठीक है। अगला एक था लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम सर एक इस प्रकार से कैटालाइटिक एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, एक ये क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो किसका ब्रेकडाउन करता है, सेल को तोड़ने का काम करता है ये। तो ये डेड सेल को खाने का काम करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल वेग। तो सुसाइडल वेग किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइड वेग, ठीक है। अगली अगर हम बात करें, अब जो हम मेन बात करेंगे वो अब नया टॉपिक हमारा न्यूक्लियस। आज साथ ही साथ हम इसके MCQ सेशंस की भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक।
न्यूक्लियस की अगर हम बात करें शेप की, तो इसका जो शेप रहेगा वो रहेगा ओवल शेप, ओवल यानी अंडाकार शेप का रहता है न्यूक्लियस। और इस ओवल शेप के अंदर उसका खुद का क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल, क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल। उस जेनेटिक मटेरियल को हम जैसे बोलते हैं डीएनए वगैरह रहता है। तो डीएनए वगैरह किस में स्टोर रहता है, इसमें ओवल शेप के अंदर स्टोर रहता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इस न्यूक्लियस के ऊपर एक जो कवरिंग रहती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर की कवरिंग को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या काम करती है, इस न्यूक्लियस को किससे सेपरेट करने का काम करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, यानी आप बोल दो किससे करोगे, दोनों में से ऑप्शन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो क्यों, देखो आपको पता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रहा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाद कौन है, साइटोप्लाज्म है। तो इस साइटोप्लाज्म से प्रिवेंट करने का काम करती है, फिर इसे बोल सकते हैं सेपरेट करने का काम करती है कौन, और कौन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियर। इस न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से दो ये स्पेरिकल बॉडीज होती है, क्या होती है, स्पेरिकल बॉडीज, कितनी, एक और या दो, एक या दो स्पेरिकल बॉडीज होती है न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई, क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई, ठीक है। और जो न्यूक्लियाई है ये बनाती है राइबोसोम। अब पता चला कि राइबोसोम कौन बनाती है, अब पता चला राइबोसोम आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियाई। राइबोसोम किससे बनते हैं, न्यूक्लियाई से बनते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम न्यूक्लियाई बनाती है, और न्यूक्लियाई किस में प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर दो स्फेरिकल शेप की बॉडीज होती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियाई, और वो न्यूक्लियाई क्या बनाते हैं, राइबोसोम। इस न्यूक्लियस के अंदर और भी कुछ चीजें होती है जिसे हम कहते हैं जीन, क्या कहते हैं, जीन, GENE, जीन। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन सम स्ट्रक्चर दैट आर नोन एज जीन। ये जो जीन है ये किसके ऊपर सिचुएटेड रहेंगे, जीन आर सिचुएटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। जीन्स किसके ऊपर सिचुएटेड रहते हैं, ये जो क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड रहेगा ये जीन, ठीक है। ये जो जीन है, अगर मान लीजिए कंप्लीट, अब एक वर्ड आएगा जीनोम, GENOM, जीनोम। जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं जीनोम, क्या कहते हैं, जीनोम, ठीक है। और एक ह्यूमन जीनोम के अंदर, इस ह्यूमन एक जीनोम में, वन ह्यूमन जीनोम कंटेन कितना, 30,000 जीन। कितने जीन, 30,000 जीन होते हैं एक जीनोम में। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने न्यूक्लियस के बारे में ये पढ़ा कि न्यूक्लियस एक तो ओवल शेप का होता है, इसके ऊपर, इसके अंदर क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस में जिसे हम कहते हैं डीएनए। इसके ऊपर एक जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप, जो इसे क्या करती है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियस के अंदर एक या दो स्पेरिकल बॉडीज होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई क्या सिंथेसिस करती है, राइबोसोम को सिंथेसिस करती है, कौन, ये न्यूक्लियाई। इस न्यूक्लियस के अंदर और भी कुछ चीजें पाई जाती है जिसे हम कहते हैं जीन। और इस जीन किसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, ये जीन क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ये जो जीन क्या करते हैं कि सभी, ये जो जीन होते हैं बेटा, वो सभी के सभी क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन रखते हैं अपनी, यानी अपनी इन्फॉर्मेशन किसके पास में है, जीन के पास में है। अब कंप्लीट अगर अपनी स्ट्रक्चर, अपनी इन्फॉर्मेशन उनके पास में है तो उसे हम कहते हैं जीनोम, क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, ठीक है। और एक ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने जीन होते हैं, 30,000, यानी एक आदमी के 30,000 जीन प्रेजेंट रहता है, किसके ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। 30,000 जीन, मतलब सोचो कितने कितने फंक्शन आपके, अनगिनत फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेडिंग, उसका नाम रहता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट रहता है अपना न्यूक्लिक एसिड, NucLEIC, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आर द कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग एंड एक्सप्रेसिंग जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल था, जो जेनेटिक मटेरियल में क्या था, जेनेटिक मटेरियल में इंफॉर्मेशंस थी, तो जेनेटिक मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, ट्रांसफर का भी काम करता है, और तीसरा रहता है एक्सप्रेस करने का भी काम करता है। तो जेनेटिक मटेरियल की यानी सारी इंफॉर्मेशन को
स्टोर करने का, ट्रांसपोर्ट करने का और एक्सप्रेस करने का काम किसका रहता है? न्यूक्लिक एसिड का रहता है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है कि न्यूक्लिक एसिड कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, जो अपने जेनेटिक मटेरियल की जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। पहला होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसमें जो शुगर रहेगी वो कौन सी रहेगी? डीऑक्सी राइबो शुगर। और इसमें कौन सी रहेगी? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो शुगर रहेगी वो ओनली राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी राइबोज शुगर रहेगी। तो इसमें डीऑक्सी और इसमें राइबोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड आर कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड आर कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट, इट्स शुगर मॉलिक्यूल, ए फॉस्फेट ग्रुप, एक नाइट्रोजन बेस। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, NUCLEOTID, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं कि जब 3 चीज़ें मिलती है, कौन कौन सी चीज़ें? देखो, एक मिलता है आपका शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल। दूसरा आपका रहेगा शुगर मॉलिक्यूल के बाद में फॉस्फेट ग्रुप, यानी फॉस्फेट यानी PO4 ग्रुप। और तीसरा आपका रहेगा नाइट्रोजन बेस, तीसरा आपका रहेगा नाइट्रोजन बेस। तो ये जब 3 चीज़ें मिलती है तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब होता है शुगर, शुगर का मॉलिक्यूल, साथ साथ में फॉस्फेट ग्रुप और साथ साथ में नाइट्रोजन बेस। ये जब 3 चीज़ें मिलती है तो हम क्या बोलते हैं? उसे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, ये जो नाइट्रोजन बेस नाम है, ये होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के। एक का नाम होता है एडिनिन, ADENI यानी एडिनिन। दूसरे का नाम होता है ग्वानिन, GUANIN यानी ग्वानिन। तीसरे का नाम होता है साइटोसाइन, साइटोसिन। और चौथे का नाम होता है थाइमिन, THYMIN यानी थाइमिन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एडिनिन को करते हैं A से, ग्वानिन को करते हैं G से, साइटोसाइन को करते हैं C से और थाइमिन को करते हैं T से। तो AGTC। ठीक है, और स्पेसिफिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड एंड द न्यूक्लिक एसिड डिटरमाइन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और इन्हीं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? अब इनके सीक्वेंस को देखेंगे हम। ठीक है, AC है या AG है या TC है या AT है, इनके सीक्वेंस को देख करके हम क्या पता कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन पता करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। क्या पता करते हैं? इन्फॉर्मेशन पता करते हैं किसकी? जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, तो हमने क्या देखा? न्यूक्लिक एसिड क्या है? कुछ न्यूक्लिक एसिड कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास में क्या होता है? जिनके पास में जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल को स्टोर, ट्रांसफर और एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। कौन? ये बायोमोलिक्यूल्स, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये बायोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के हो सकते हैं, DNA और RNA। फिर हमने पढ़ा एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब होता है कि जब शुगर ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस मिलते हैं तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब शुगर मतलब इसमें देखो राइबोज शुगर है या फिर डीऑक्सी शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप तो है ही है। अब नाइट्रोजन बेस होते हैं 4 प्रकार के, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये तो 4 होते हैं DNA में। एक होता है यूरासिल, यूरासिल जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। ये ओनली और ये ओनली यूरासिल फाउंड इन RNA। RNA के अंदर एक ही होता है यूरासिल, बाकी ये जो सारे चारों हैं ये किस में देखने को मिलेंगे? DNA के अंदर। ठीक है, अगला है, अगली जो लाइन है वो है कि अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, 2 आदमी थे, एक का नाम था वॉटसन, दूसरे का नाम था क्रिक, CRIC के क्रिक। इन्होंने बोला था कि वॉटसन और क्रिक ने कहा था कि DNA जो है वो क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये किसने बोला था कि DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है? वॉटसन और क्रिक ने बोला था DNA एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। The nucleotides are arranged in the 2 long chains that twist around each other to form a double helix joined by hydrogen bond between the complementary base A, T और GC। इसमें कह रहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कैसे अरेंज रहेंगे? 2 लॉन्ग चेन में, यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो 2 लॉन्ग चेन के अंदर अरेंज रहेंगे। ठीक है, उनके बीच में कौन रहेगा? यानी बीच में मान लीजिए अभी हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा मत चलो, जो ये सिंपल सा चीज़ थी कि ये था कि 2 जब ये से मान लो ऐसे बना लो इनको, 2 ऐसे चेन रहेगी। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी? ये ट्विस्ट करेगी और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में रहेगा। ठीक है,
इस चीज़ को आप रहने दो। नेक्स्ट हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आएगा वो हम बात कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है डीएनए जो है, जो है वो क्या है, बेसिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके सामने। वो ये रहेगा कि डीएनए को हम कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी। और सॉरी, ये बोलेंगे हम जीन को बोलेंगे बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, और डीएनए को बोलेंगे बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी। ये ध्यान देना, बेसिक मॉलिक्यूल पूछे कि बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी कौन है, तो वो रहेगा डीएनए, और बेसिक यूनिट कौन सी, तो वो रहेगी जीन। बेसिक यूनिट रहेगी जीन, और बेसिक मॉलिक्यूल अगर पूछे कौन सा रहेगा हेरिडिटी का, वो रहेगा डीएनए। तो याद रखना डीएम, डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज। ठीक है, डीएम। फिर हमने पढ़ा कि देखो डीएनए क्या बनाता है, आरएनए। ये चीज ध्यान देना, डीएनए कभी कभी क्या बनाता है, आरएनए, और आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि डीएनए क्या बनाता है, आरएनए, और आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। ठीक है, हो गया यहाँ तक आपका कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात कर ले, जब आरएनए आ गया तो आरएनए के बारे में कुछ चीजें बता देते हैं। ये क्या सेल टॉपिक थोड़ा सा ऐसे ही है, इसलिए इसको मतलब थोड़ा बहुत समझना जरूरी रहता है। ठीक है, बात करें आरएनए। आरएनए क्या होता है कि एक न्यूक्लिक एसिड है। ये आरएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है कौन, ये आरएनए। ठीक है, आरएनए इज द सोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की ये क्या होती है, आत्मा होती है आरएनए। कहने का मतलब ये है सिंगल सा। डीएनए कैसा स्ट्रक्चर था, बस ये ध्यान रखना, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर थी, डबल हेलिकल। लेकिन आरएनए जो रहेगी वो सिंगल हेलिक्स रहेगी। कैसी रहेगी, सिंगल हेलिक्स। डीएनए कैसी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर थी, आरएनए कैसी रहेगी, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर आरएनए रहेगी। आरएनए भी फर्दर तीन हम पढ़ते हैं, आरएनए के तीन फॉर्म। ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, बस आपसे इतना ही पूछेगा, आरएनए के तीन फॉर्म होते हैं। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए। जो आरआरएनए ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन बनाने का काम करता है आरएनए। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, आरएनए करता है। एमआरएनए मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम में प्रोटीन बनाता है, तो आरएनए ऑटोमेटिकली क्या बनाता है, प्रोटीन। नेक्स्ट एक वर्ड्स पढ़ लेते हैं कुछ, सेल डिवीजन। कि जो सेल डिवाइड होती है अपनी, एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, वो किस प्रकार से डिवाइड होती है। ठीक है, एक सेल दो प्रकार में डिवाइड होती है। पहली ये हो सकती है माइटोटिक तरीके से, माइटोटिक, जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस। इसी को बोलते हैं सोमेटिक। माइटोसिस में क्या होता है कि जो सेल डिवाइड होती है वो जितनी थी उतने ही नंबर में वापस डिवाइड होती है, यानी 2n थी तो डिवाइड भी 2n में ही होगी। जो सेल का माइटोसिस डिवीजन है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है इंटरफेज, और दूसरा जो टाइप रहता है वो टाइप रहता है इसका माइटोसिस फेज, माइटोटिक। एक तो इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज में होता है G0, G1, S और G2। ठीक है, और इसमें जो आपका रहेगा वो रहेगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, बात करें इसकी G0 फेज को बोलते हैं स्टार्टिंग फेज, यानी कि सेल अभी डिवाइड नहीं हुई है। G1 एक फर्स्ट फेज होता है, S सेकंड फेज होता है, G2 थर्ड फेज होता है। G1 के अंदर क्या होता है कि G0 के अंदर क्या होता है, सेल डिवाइड करना शुरू करती है, पर अभी शुरू हुई नहीं है, स्टार्टिंग मतलब प्रिपेयर हो रही है डिवाइड करने के लिए। G1 फेज में क्या होता है कि जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स वो रेप्लिकेट होना शुरू होते हैं, मतलब डिवाइड होना शुरू होते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है, और थर्ड में क्या होता है, कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स वो सिंथेसिस हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा एमसीक्यू तो वो यही आएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि कौन सी फेज में डीएनए जो है रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया इस फेज में। अगर आपसे पूछे ऑर्गेनल रेप्लिकेशन कब होता है, तो G1 फेज में। ठीक है,
आपको पूछे ये सब किसके भाग हैं, इंटरफेज के भाग हैं। तो इंटरफेज के 3-4 भाग होते हैं, ठीक है। अब कुछ 2-3 टर्मिनोलॉजी पढ़ के हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2-3 हम बात कर लेते हैं कुछ सेल डिवीजन से लेकर के या फिर क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी में। एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आती है जिसका नाम होता है एन्यूप्लॉइडी। क्या नाम होता है इसका, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब होता है कि व्हेन एन इंडिविजुअल हैव एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सच एज डाउन सिंड्रोम विच इज कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ। एन्यूप्लॉइडी मतलब होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जब भी आता है किसी में, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जब भी आता है, लाइक किस में होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। डाउन सिंड्रोम को होता है सिंड्रोम जी, ठीक है। इसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। दूसरा होता है डिलीशन, तो इसे हम कहते हैं डेलीशन। नाम से पता चल रहा है डेलीशन मतलब डिलीट, डी से मतलब डिलीट, डिलीट मतलब कट गया, ठीक है। तो व्हेन जब किसी भी क्रोमोसोम की मिसिंग हो जाती है या किसी क्रोमोसोम में एब्सेंट हो जाती है, तो मिसिंग और एब्सेंट को हम बोलते हैं डेलीशन। तीसरा रहता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब होता है कि व्हेन ए पीस ऑफ वन क्रोमोसोम ब्रेक ऑफ एंड अटैच टू अनदर क्रोमोसोम विच कैन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर। यानी कि एक क्रोमोसोम जो है वो टूटा और क्या हुआ कि किसी दूसरे से अटैच हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। और चौथा लास्ट होता है, उसका नाम होता है इनवर्जन। दिस अकर व्हेन एन सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज रिवाइज्ड व्हिच कैन अल्टर जीन एक्सप्रेशन एंड कॉज डिजीज। जब एक क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है वो वापस रिवर्स हो जाता है, यानी कि एक किसी भी क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो क्या हो जाता है, रिवर्स वापस हो जाता है, जो टूटा वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इन्वर्जन। एन्यूप्लॉइडिटी मतलब होता है कि क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। डिलीशन यानी एक क्रोमोसोम मिस हो गया या फिर गायब हो गया। ट्रांसलोकेशन यानी एक क्रोमोसोम टूट करके किसी दूसरे के ऊपर चिपक गया। इन्वर्जन मतलब जो अगर टूट के चिपका था वो वापस आकर के जुड़ गया, उसे बोलते हैं इन्वर्जन। तो ये सारी अपनी हो गई सेल की थ्योरी क्या कंप्लीट। अब हम बात करेंगे एमसीक्यू ऑफ सेल।